नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। संसद भवन पर 2001 में हुए आतंकी हमले की कल बुधवार 13 दिसंबर को 22वीं बरसी थी। इस दौरान जब देश शहीदों को याद कर रहा था तो ठीक उसी दौरान नए संसद भवन में एक बार फिर सुरक्षा में बड़ी चूक की घटना देखने को मिली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 लोगों ने संसद के अंदर और बाहर कलर स्प्रे निकालकर छिड़का और नारेबाजी भी की। हालांकि इन चारों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही एक और शख्स को भी गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया है, जिसके घर चारों आरोपी रुके थे। इसके अलावा एक और आरोपी की तलाश अभी जारी है, जो कि फरार बताया जा रहा है। बता दें कि यह जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई। वहीं दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धाराओं 452 ट्रेस पासिंग और 120 बी यानी आपराधिक षड्यंत्र के अलावा यूएपीए से संबंधित धाराओं में भी केस दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल मामले की जांच कर रही है। राजस्थान में आखिरकार मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान हो गया है और अब शपथ ग्रहण समारोह होना बाकी है। मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के लिए 15 दिसंबर यानी कल शुक्रवार का दिन चुना गया। कल 15 दिसंबर को भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री, दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री और प्रेमचंद बैरवा भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं मंत्रिमंडल का गठन बाद में किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के संबंध में दाखिल एक याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट आज 14 दिसंबर गुरुवार को फैसला सुना सकता है। दरअसल याचिका में शाही ईदगाह परिसर के सर्वेक्षण के लिए कोर्ट की निगरानी में एक एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की मांग की गई है, जिस पर आज कोर्ट फैसला सुना सकता है। बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान 16 नवंबर को अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर आज अदालत में सुनवाई होगी। दरअसल खराब स्वास्थ्य के चलते सत्येंद्र जैन ने जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था, लेकिन कोर्ट द्वारा उनकी अर्जी खारिज किए जाने के बाद उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 26 मई को 6 हफ्तों के लिए अंतरिम जमानत दी थी। लेकिन मीडिया से बात ना करने और बिना अनुमति के दिल्ली छोड़ने सहित कई शर्तें भी लगाई। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट द्वारा जैन को अपने इलाज के लिए अपनी पसंद का कोई भी अस्पताल चुनने का भी अधिकार दिया गया था। अदालत ने स्पष्ट कर दिया था कि अंतरिम जमानत पर चिकित्सीय स्थिति में विचार किया जाता है। वहीं अब इस मामले में अदालत आज फिर सुनवाई करेगी। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को राज्य की कमान सौंपी जा चुकी है। हालांकि अभी कांग्रेस द्वारा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का चयन किया जाना बाकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे लेकर कांग्रेस जल्द ही बैठक करेगी। इस बीच प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में एक जनसभा को संबोधित करते दौरान कहा कि मैं रिटायर नहीं होने वाला, आखिरी सांस तक मैं आप लोगों के साथ रहूंगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है, देखिएगा आपके कितने बिजली के बिल आएंगे। उन्होंने बीजेपी पर हमला जारी रखते हुए आगे कहा कि राज्य में 1 करोड़ से अधिक युवा बेरोजगार है, भ्रष्टाचार इतना है कि यहाँ कोई इंडस्ट्री लगाने के लिए तैयार नहीं है। इस्राइल हमास में जारी युद्ध के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कल बुधवार को कहा कि हमास के खिलाफ इजराइल की लड़ाई को कोई नहीं रोक सकता, वैश्विक दबाव भी नहीं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर कर उन्होंने यह बात कही। नेतन्याहू ने कहा कि मैं स्पष्ट रूप से वही कहना चाहता हूं जो मैंने फील्ड में कमांडरों से कहा था, हम ये लड़ाई अंत तक जारी रखेंगे और इसे लेकर तो कोई सवाल ही नहीं है। मैं यह बात अपने सैनिकों को खोने की भारी पीड़ा के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बावजूद कह रहा हूं। उन्होंने कहा कि कुछ भी हमें रोक नहीं सकता, हम आखिर तक और जीत तक लड़ेंगे। बता दें कि इस्राएली प्रधानमंत्री का यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के उस बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस्राइल गजा पर अंधाधुंध बमबारी करके दुनिया भर का समर्थन खो रहा है। बाइडेन ने इस्राइल को हिदायत देते हुए कहा था कि इस्राइल के साथ अमेरिका खड़ा है, अभी उसके पास अमेरिका के अलावा भी लोग हैं, उसके साथ यूरोपीय संघ है, यूरोप है, उसके साथ दुनिया का अधिकांश हिस्सा है, लेकिन अंधाधुंध बमबारी से वो वैश्विक समर्थन खो रहे हैं। इस्राइल हमास में 2 महीने से अधिक समय से युद्ध जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा पर इजराइल की ताबड़तोड़ बमबारी में अब तक 18,400 से अधिक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं।
इस बीच संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में गजा में युद्ध विराम को लेकर रेजोल्यूशन पास किया गया। इस दौरान इस्राएली विदेश मंत्री एली कोहेन ने कहा कि ये युद्ध वैश्विक दबाव और बिना वैश्विक दबाव दोनों ही परिस्थितियों में जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान चरण में युद्ध विराम आतंकवादी संगठन हमास के लिए गिफ्ट है। अगर युद्ध रुका तो हमास की वापसी होगी और इजरायलियों पर खतरा फिर बढ़ जाएगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्पष्ट रूप से आतंकवाद का समर्थन करने और इसके लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने वालों को गजा में घुसने की अनुमति नहीं देने का बयान जारी किया था। वहीं अब उनके इस बयान के एक दिन बाद हमास प्रमुख इस्माइल हनिये ने कहा कि गजा या फिलिस्तीन में हमास के बिना कोई भी योजना बनाना गलतफहमी होगी। हमास प्रमुख ने कहा कि वह युद्ध को समाप्त करने और गजा और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी घरों को बसाने पर बात करने के लिए तैयार है। हनिये ने बताया कि हमास बातचीत के लिए तैयार है क्योंकि यह बातचीत ऐसे राजनीतिक रास्ते पर ले जा सकती है जहां फिलिस्तीनी लोगों को स्वतंत्र राज्य और यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाने का अधिकार मिल सकता है। समाजवादी पार्टी नेता मुख्तार अंसारी जेल में बंद हैं। इस बीच उनके बेटे उमर अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल कर मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से किसी और जेल में ट्रांसफर करने की मांग की। अपनी अर्जी में उमर ने कहा कि उनके पिता को उत्तर प्रदेश की जेलों में जान का खतरा है। वहीं मामले पर सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हमें मालूम है कि किसी को भी पूर्ण सुरक्षा नहीं दी जा सकती। एक बार तो प्रधानमंत्री भी अपनी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकी। उनके निजी सुरक्षा कर्मियों ने ही उनकी हत्या कर दी थी, फिर सुरक्षा की क्या ही गारंटी है। बता दें कि अदालत ने याचिकाकर्ता उमर अंसारी को अपनी अर्जी में सुधार कर इसे दोबारा दाखिल करने को कहा है। वहीं अब मामले की अगली सुनवाई कल 15 दिसंबर को होगी। असम सरकार ने कल बुधवार 13 दिसंबर को एक अधिसूचना जारी कर जानकारी दी कि 31 जिलों के 1281 मदरसों के नाम बदलकर उन्हें राज्य शिक्षा बोर्ड के तहत नियमित स्कूलों में बदल दिया गया है। राज्य के शिक्षा मंत्री रनोज पेगू ने नए स्कूलों की लिस्ट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए लिखा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड असम के तहत सभी सरकारी और प्रांतीय मदरसों को सामान्य स्कूलों में परिवर्तित करने के परिणाम स्वरूप स्कूल शिक्षा विभाग ने 1281 मदरसों के नाम बदलकर मिडिल इंग्लिश स्कूल कर दिया है और 1281 मदरसों का यह नामकरण तत्काल प्रभाव से माना जाएगा। आपको बता दें कि असम सरकार द्वारा साल 2021 जनवरी महीने में कानून पारित किया गया था, इसमें राज्य के सभी सरकारी मदरसों को नियमित स्कूल में बदलने का निर्णय था। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि मैंने 600 मदरसों को बंद कर दिया है और बाकी सभी को बंद करने का इरादा रखता हूं, क्योंकि हम मदरसे नहीं चाहते, हम स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय चाहते हैं। आम आदमी पार्टी को गुजरात में एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल पार्टी के 5 विधायकों में से एक भूपेंद्र भयानी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और साथ ही कहा है कि अब वह बीजेपी में शामिल होंगे। बता दें कि कल बुधवार को उन्होंने विधानसभा स्पीकर शंकर चौधरी को अपना इस्तीफा सौंपा। इसके बाद उन्होंने कहा कि आज विपक्ष के नेता की भी कोई पोजीशन नहीं है, इसलिए गुजरात में कोई भी पेंडिंग विषयों को उठाने वाला नहीं है। भयानी ने कहा कि वह अपनी विधानसभा के लिए विकास के काम करना चाहते हैं और यही वजह है कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं अब भूपेंद्र भयानी के इस्तीफे से गुजरात में आम आदमी पार्टी विधायकों की संख्या घटकर 4 हो गई है। डीपफेक के बढ़ते खतरे के बीच राजधानी दिल्ली में एक 3 दिवसीय GPAI सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें दुनिया भर के 29 देशों ने हिस्सा लिया और आज 14 दिसंबर गुरुवार को सम्मेलन का आखिरी दिन है। बता दें कि सम्मेलन दौरान भारत की ओर से एक नई दिल्ली घोषणा को पेश किया गया। इसे GPAI के 29 सदस्यों के गठबंधन ने सर्वसम्मति से अपनाया है। इस बात की जानकारी IT और इलेक्ट्रॉनिक्स राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर द्वारा दी गई। उन्होंने बुधवार को कहा कि इस घोषणा में यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि AI और इसके लाभ वैश्विक दक्षिण सहित दुनिया के सभी देशों के लिए समावेशी और उपलब्ध हों। चंद्रशेखर ने कहा कि स्वास्थ्य, कृषि और सभी देशों और लोगों से संबंधित कई अन्य क्षेत्रों में AI के अनुप्रयोग को बेहतर बनाने के लिए हमारी 4.5 घंटे की बैठक हुई और सदस्य राष्ट्र इस बात पर सहमत हुए कि AI प्रशासन के भविष्य को आकार देने में GPAI केंद्रीय भूमिका निभाएगा और सुरक्षित और विश्वसनीय AI पर बातचीत का नेतृत्व करेगा। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव
और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि जब तक बिहार में लालू यादव और तेजस्वी यादव सत्ता के केंद्र में रहेंगे, तब तक उनके डरावने 15 साल को याद कर कोई बड़ा निवेशक जल्दी बिहार नहीं आएगा। और नीतीश कुमार के आश्वासन पर किसी को भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने कभी निवेश लाने के लिए न कोई गंभीर प्रयास किया और न ही पहले दिए गए आश्वासनों का पालन किया। बिहार में पहले भी 2 बार इन्वेस्टर्स मीट हो चुकी है, यह कोई पहली बार नहीं हो रहा। सुशील मोदी ने आगे कहा कि इस बार आरजेडी, कांग्रेस, जेडीयू और वाम दल जिस उद्योगपति गौतम अडानी को दिन रात कोसते रहते हैं, उन्हें महागठबंधन सरकार रेड कारपेट वेलकम दे रही है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बुधवार को कहा कि मासिक धर्म कोई बाधा नहीं है और पेड लीव के लिए किसी विशेष नीति की जरूरत नहीं होनी चाहिए। बता दें कि ईरानी राज्यसभा में आरजेडी के सदस्य मनोज कुमार झा द्वारा देश में मासिक धर्म स्वच्छता नीति पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में बोल रही थीं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मासिक धर्म और मासिक धर्म साइकिल एक बाधा नहीं है, ये महिलाओं की जीवन यात्रा का एक स्वाभाविक हिस्सा है। हमें ऐसे मुद्दों का प्रस्ताव नहीं देना चाहिए जहां महिलाओं को समान अवसरों से वंचित किया जाता है, सिर्फ इसलिए कि जो व्यक्ति मासिक धर्म नहीं करता है उसका मासिक धर्म के प्रति एक विशेष दृष्टिकोण है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने बुधवार को कहा कि संसद संविधान की अंतिम निर्माता है और इसके द्वारा किए गए बदलाव अंतिम हैं और किसी भी एजेंसी के हस्तक्षेप की अनुमति नहीं देते हैं, चाहे वह कार्यपालिका हो या न्यायपालिका। सभापति ने जोर देकर कहा कि कानून बनाना एक बहुत ही गंभीर काम है। कानून बनाने का काम हमें अकेले सौंपा गया है और इसकी 2 अलग अलग श्रेणियां हैं। उन्होंने कहा कि अगर संसद, जो संविधान की अंतिम निर्माता है, संविधान में कुछ बदलाव करती है तो वह अंतिम है। किसी भी एजेंसी की ओर से कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता, चाहे वह कार्यपालिका हो या न्यायपालिका। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दरअसल अमेरिकी हाउस ने बुधवार को उनके बेटे हंटर बाइडेन के अंतर्राष्ट्रीय सौदों को लेकर उनके खिलाफ महाभियोग जांच को मंजूरी दे दी है। वहीं बाइडेन ने इस कदम को राजनीतिक स्टंट बताया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए वोटिंग की गई। महाभियोग जांच के पक्ष में 221 वोट पड़े, जबकि विरोध में 212 वोट पड़े। रिपब्लिकन ने इस जांच के लिए पूरा जोर लगा दिया। बता दें कि यह मामला अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन के व्यापारिक सौदों से जुड़ा हुआ है। रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य हंटर बाइडेन के व्यापारिक सौदों की जांच कर रहे हैं और उनमें से कुछ नेताओं का मानना है कि अभी तक की जांच में कोई सबूत पेश नहीं किए गए हैं। ऐसे में नहीं लगता है कि राष्ट्रपति ने किसी तरह का कदाचार किया है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के साथ साथ ठंड और इसकी वजह से छाई धुंध भी अब दिल्ली वासियों की मुश्किलें बढ़ा रही है। दिल्ली का वायु प्रदूषण एक बार फिर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। सीपीसीबी के आंकड़ों के मुताबिक आज गुरुवार सुबह दिल्ली का AQI 450 के पार दर्ज किया गया, जहां आरके पुरम में AQI 416 रहा, तो वहीं जहांगीरपुरी में 430, पंजाबी बाग में 440 और ITO में 400 दर्ज किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली का कहना है कि अगले 3 से 4 दिनों के बीच हवा की रफ्तार आमतौर पर कम रहेगी। ऐसे में दिल्ली वालों को प्रदूषण से कोई राहत मिलती नहीं दिख रही। दिल्ली के लोग यहां कड़कड़ाती ठंड की चपेट के साथ साथ प्रदूषण की जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हैं। सामाजिक न्याय मंत्रालय ने कल 13 दिसंबर को कहा कि EWS के लिए 10% आरक्षण इंदिरा साहनी फैसले द्वारा निर्धारित आरक्षण पर 50% की सीमा का उल्लंघन नहीं करता है। सरकार ने कहा कि सीमा केवल सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण पर लागू है। बता दें है टिप्पणी सामाजिक न्याय राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक की ओर से की गई, जो राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्र बोस पिल्लई के एक सवाल का जवाब दे रही थी कि क्या सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रतिशत 27% से बढ़ाने की योजना बना रही है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जारी T20 सीरीज का तीसरा मैच आज 14 दिसंबर गुरुवार को खेला जाएगा। बता दें कि इस सीरीज का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। वहीं दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका ने जीत हासिल की। अब ऐसे में आज भारत इस सीरीज को 1-1 की बराबरी पर खत्म करना चाहेगा, तो वहीं दक्षिण अफ्रीका की टीम आज का ये मुकाबला जीतकर सीरीज में जीत हासिल करने पर फोकस्ड होगी।
स्टॉक मार्केट आज गुरुवार 14 दिसंबर को पॉजिटिव नोट पर खुली है, जहां निफ्टी 21,100 के पार पहुंच गया है, तो वहीं सेंसेक्स भी अब तक के ऑल टाइम हाई 70,200 के लेवल को पार कर गया। बात करें बैंक निफ्टी की तो वह भी 47,900 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।